जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, मैं आज आपके लिए लेके आऊं आरपीएफ का संभावित पेपर 6। जिन्होंने बाकी के पेपर नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। आज की क्लास में आज हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो रेलवे में पूछे जाते हैं, और वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनकी हाई पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको आरपीएफ में दोस्तों जीके जेएस से संबंधित 50 में से 50 टिक करना है ना, तो ये क्लास आप लोगों के लिए है दोस्तों। अगर आप लोग ये क्लास पूरी देखकर जाते हैं, या जो भी सभी क्लासेस होती हैं उनको देखकर जाते हैं, तो आप 50 में से 50 फोड़ कर आओगे दोस्तों। इवन 45 प्लस तो करके ही आओगे। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कमेंट जरूर करना अगर आप लोगों को इनके प्रश्नों के जवाब आते हैं। अपनी यहां से तैयारी को एनालाइज कर लो, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। कितने क्वेश्चन कितने सही किए ये बताना कमेंट करके। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन पहला है, लाई हरेबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, लोक नृत्य वाला टॉपिक फेवरेट है रेलवे का, कमेंट करिएगा। मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या राजस्थान। मेरे सभी वीर बताएंगे लाई हरेवा लोक नृत्य किस राज्य से प्रसिद्ध है। जितने भी मेरे वीर यहाँ पे मणिपुर टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। यही की दोस्तों थांगटा नृत्य दोस्तों, ये एक युद्ध कला भी है दोस्तों, मणिपुर की थांगटा युद्ध कला, और ये एक नृत्य भी है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। यहीं पे नूपा नृत्य भी है दोस्तों, नूपा नृत्य ये भी पूछा जाता है। मैं वही क्वेश्चन आपको फैक्ट के तौर पे बताऊंगा जो एग्जाम में हूबहू सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश से दोस्तों आप मटकी नृत्य कभी मत भूलना। मटकी नृत्य बहुत बार पूछा गया, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का नहीं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये नृत्य बहुत पूछा गया, मटकी और राई नृत्य। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे वीरों, क्वेश्चन नंबर 122। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए एकलव्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य, हरियाणा, तमिलनाडु या ओडिशा। साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो एक बार इस क्लास को मेरे सभी भी लाइक कर देंगे। एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को एक बार शेयर करके भी आ जाए। आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए साथियों। तो बताइए इस प्रश्न का जवाब। बिल्कुल, अगर आप लोग बी ऑप्शन को टिक करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। किस किसने बी ऑप्शन को लॉक किया है? जो भी मेरे वीर बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अब हरियाणा नाम सुना तो यहां से आप लोग ध्यान रखना, थानेश्वर मंदिर बहुत बार पूछा जाता है साथियों। थानेश्वर मंदिर, थानेश्वर मंदिर, ये सभी मंदिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है। थानेश्वर हो गया, एकलव्य मंदिर हो गया, ठीक है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, सर्वेश्वर मंदिर हो गया, सर्वेश्वर, सर्वेश्वर मंदिर हो गया, सर्वेश्वर मंदिर आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, सीता माई मंदिर हो गया, सीता माता है ना, सीता माई, सीता माता मंदिर आपको ये ध्यान रखने। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है साथियों, मंदिर हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आपने आज हरियाणा के 4 मंदिर देखे, कौन कौन से? एकलव्य मंदिर देखा, थानेश्वर मंदिर पढ़ लिया, सर्वेश्वर मंदिर पढ़ लिया और सीता माता मंदिर पढ़ लिया। अगर यहां से कुछ क्वेश्चन पूछा तो इन्हीं में से देखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 123 आपकी स्क्रीन पर। आपकी पूरी तैयारी चेक करा के चलूंगा दोस्तों, क्लास के अंत तक बने रहना। आप खुद बोलोगे कि हाँ आज आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी हुई है। निम्न में से सऊदी अरब की राजधानी क्या है? दोस्तों ध्यान रखना, राजधानी और मुद्रा यानी कि कैपिटल एंड करेंसी, एक क्वेश्चन फिक्स कर लो, आएगा ही आएगा। इसीलिए मैं आपकी क्लास में डेली क्वेश्चन रखता हूं मुद्रा और कैपिटल का। अब हम मुद्रा वाले क्वेश्चन रखेंगे, कैपिटल वाले तो करते ही हैं। रियाद, ओटावा, अंकारा या हनोई। मेरे सभी वीर बताएंगे। अगर आप लोगों को और भी अच्छी तैयारी करना है ना आपको, तो इन चारों के ऑप्शन बता दो मुझे। ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, किन किन कंट्रीज की वो राजधानी है, किन किन कंट्रीज की ये कैपिटल है। तो अगर हम एक एक स्टार्ट करें तो पहले तो मैं इसका आंसर आपको टिक करके बताऊंगा। रियाद विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरब। ध्यान रखना दोस्तों, सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद है। ओटावा किसकी कैपिटल है? ओटावा किसकी राजधानी? तो ध्यान रखना, ओटावा है दोस्तों कनाडा की। एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओटावा। अंकारा साथियों तुर्की देश की है, तुर्की। किन किन स्टूडेंट ने तुर्की टिक किया इसका जल्दी से लिख दें जिनको आता है। हनोई दोस्तों वियतनाम देश की है दोस्तों, वियतनाम की, वियतनाम, वियतनाम। ठीक है, तो ध्यान रखना साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से आप लोग एक बार। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रखने वाला हूं,
क्वेश्चन नंबर 124, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में आता है तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दें। अगर आपको तैयारी और भी बेहतर बनानी, इन चारों ऑप्शन के जवाब दें। 5 जून, 1 जून, 25 मई या 21 जून, मेरे सभी वीर बताएंगे। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं साथियों तो 1 जून बिल्कुल सही जवाब जाएगा। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 1 जून को मनाया जाता है। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए 5 जून की बात करूं तो सभी को पता होगा दोस्तों, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को क्या मनाया जाता है साथियों? विश्व फुटबॉल दिवस। विश्व फुटबॉल दिवस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 21 जून की बात करें साथियों तो ध्यान रखना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। योगा दिवस, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग जल्दी से एक बार इसका। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, अंत तक बने रहना मित्रों, आपका अच्छे से रिवीजन करा के जाऊंगा। अगर आपको साथियों 50 में से 50 करना है ना, चाहे भले आप कांस्टेबल की तैयारी करो, भले सब इंस्पेक्टर की तैयारी, वेटेज बिल्कुल सेम है। अगर आपको ये तैयारी करना है तो जल्दी से जाइए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मैंने आपके लिए आरपीएफ की 65 तो जीके जीएस की क्लास कराई है, 45 मॉडल पेपर कराए हैं जिनके अंदर 1400 क्वेश्चन है, यानी कि 2400 क्वेश्चन है इन दोनों क्लासों में। अगर आप लोग ये मॉडल पेपर और ये क्लासेस देखकर जाते हैं एग्जाम में तो आपके 35 प्लस या 40 प्लस कहीं नहीं गए। अगर कोई स्टूडेंट इतना भी स्कोर कर लेता ना तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे, मैं तो रीजनिंग करके आ जाते हैं, वो बच्चे जीके जीएस में ही रह जाते जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? हमें ये तो पता है कि गुरुजी नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन वो किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? मेरे सभी स्टूडेंट्स, मेरे सभी भाई बहन इसका जवाब टिक करें कमेंट बॉक्स में। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था, ये पहले भारतीय थे, पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस पर मिला था? इनकी एक रचना थी साथियों, इनकी एक रचना थी गीतांजलि, उसी के ऊपर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों गीतांजलि इनकी रचना थी, गीतांजलि। साथियों ध्यान रखना एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों किसके क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। यहां पर आप लोग सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। या तो आपको डेट पूछ ली जाएगी कब मिला था, या तो आपको रचना पूछ लेगी किस रचना पर मिला था, या तो किस क्षेत्र में मिला था वो पूछ लिया जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 126। साथियों लिख लो, पुस्तकों से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है। इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है? मेरे सभी वीर बताएंगे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके बताना है। वी एस नायपाल, चेतन भगत या रविंद्रनाथ टैगोर। अभी हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ के आए, नोबेल पुरस्कार कब मिला। अब हम यहाँ पे उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे। पहले तो मैं इसका आंसर आपको टिक करके दूंगा, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। आपका ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुछ पुस्तकें देखिए। सबसे पहले ध्यान रखेंगे दोस्तों, गीतांजलि तो मैं आपको पता दूंगा, पहले ध्यान रखेंगे काबुली वाले एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। काबुली वाले पुस्तक के लेखक ने। गोरा पुस्तक तो बहुत पूछी जाती है, गोरा। काबुली वाले, गोरा, चखेरी वाले, लिख लो यहाँ पे चखेरी वाले। लेटर्स फ्रॉम रसिया, विदर इंडिया, लिख लो यहाँ पे विदर इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें, इनको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। विदर इंडिया, ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है। पोस्ट मास्टर, तो पोस्ट मास्टर,
इनकी 2-3 पुस्तकें और हैं दोस्तों, यहाँ पे स्पेस कम बच रहा है, मैं आपको ओरल बता देता हूँ। लेटर्स फ्रॉम रसिया हो गई, इन्हीं की पुस्तक है, और द पोस्ट ऑफिस इन्हीं की पुस्तक है। ये 5-6 पुस्तकें मैंने आपके लिए रखी हैं एग्जाम में, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं रखने जा रहा हूं, आपके स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। इंडियन, ये तो मैं आपको करा चुका हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दो बार आ गया क्या क्वेश्चन? नहीं, दो बार नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। और साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, प्रमुख जल संधियां, वो भी विश्व की और भारत की। दोस्तों इनको रटकर जाना, आपको घोट कर पी लेना दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिए, उनमें हर एक शीट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। जिब्राल्टर जल संधि किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है? सभी साथी बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया को एशिया से, एशिया को अफ्रीका से, यूरोप को ऑस्ट्रेलिया से, या यूरोप को अफ्रीका से? मेरे सभी वीर बताएंगे। अगर बात करें साथियों जिब्राल्टर जल संधि की, तो ये अलग करती है यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। साथियों ध्यान रखना, रट लेना, ये जो जिब्राल्टर जल संधि है वो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। और दोस्तों ध्यान रखना, स्पेन और मोरक्को को भी अलग करती है। स्पेन देश और मोरक्को देश को भी अलग करती है। मैं यहीं पर एरो बना के लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा जिब्राल्टर जल संधि के बारे में। ये स्पेन और मोरक्को को भी अलग करती है, स्पेन देश को और मोरक्को को भी अलग करती है। स्पेन और मोरक्को देश को भी अलग करती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं साथियों, स्क्रीनशॉट ले लेना, एक एक पॉइंट को नोटिस करना, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आपको पढ़ना ही है किसी भी कीमत पर, कुछ भी हो जाए। दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, लिख देता हूं। ये क्या करती है, भूमध्य सागर को ये जल संधि क्या करती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक से जोड़ती है दोस्तों, आप लोग वहां महासागर लगा लेना, ठीक है। ये जोड़ने का काम करती है, ठीक है। ध्यान रखना साथियों, 3 चीजें मैंने आपको बताई है जिब्राल्टर जल संधि, अभी के अभी याद हो जाना चाहिए साथियों। पहला काम कि ये यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। दूसरा काम, ये स्पेन और मोरक्को को भी जोड़ती है, अलग जोड़ती है दोस्तों, है ना। ये स्पेन और मोरक्को को भी दोस्तों अलग करती है, ध्यान रखना। और जोड़ने का काम इसका सिर्फ एक ही है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक चीन से जोड़ती है दोस्तों, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ध्यान रखना साथियों। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से एक बार जल्दी से। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। आप सभी स्टूडेंट्स को अगर इन क्वेश्चंस के जवाब आते हैं तो ये कमेंट बॉक्स बिल्कुल आप लोगों के लिए बनाया जाता है। मेरे सभी वीरों से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करना, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो मेरे वीरों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 128, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये गवर्नर वाला टॉपिक पढ़ लेना है ना। डलहौजी, रिपन, मैटकॉफ या बेंटिंग? मेरे सभी वीर बताएंगे। डलहौजी तो दोस्तों हड़प नीति से संबंधित है, हड़प नीति ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। हड़प नीति राज्यों को हड़प लेता था साथियों, ठीक है। रिपन की बात करें, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इसे, स्थानीय स्वशासन का जनक, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्वशासन का जनक। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको रिपन टिक करना है। आपको पूछा है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेरे सभी वीर बताएंगे, तो बिल्कुल जितने भी मेरे वीर यहाँ पे भाई बहन यहाँ पर सी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, मैटकॉफ, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। बेंटिंग का आपको ध्यान रखना दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया था दोस्तों, इसने अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये,
अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। बेफिक्र रहिए साथियों, पूरा रिवीजन होगा, अंत तक बने रहिएगा। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है साथियों, अंत तक बने रहना, साथ देना मेरा पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। 1901 में, आपको सभी को पता होगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग डेट हुई थी दोस्तों 1901, ठीक है, ध्यान रखना। 1901 में दोस्तों क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग डेट हुई थी। बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही जवाब? 1902, 1904 या 1905? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ध्यान रखना। बताएंगे मेरे वीरों, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सभी वीर बताएंगे। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन कमेंट करके बताइए। मेरे भाई, सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि मेरे एक क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे कि जो रेलवे की दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपको ये तो पता चल गया कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा सभी भाई बहनों से क्वेश्चन ये है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? मेरे सभी भी कमेंट करके बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पहले तो आपको पता रखना है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी साथियों। कब हुई थी? 1905 में। अगर साथियों हम इसके राष्ट्रीयकरण की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1951 में। मेरे वीरों सभी ध्यान रखना, इसका राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना दोस्तों, 1951 में हुआ था, है ना। और आपको यह ध्यान रखना दोस्तों, 1953 में, ये तो हो गया ना आपका, डिब्बे में बंद कर दो इसको। अब देखो 1953 में पहली बार रेल चली थी दोस्तों भारत में। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखना, कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से थाने तक चली थी दोस्तों। कहां से कहां तक चली थी साथियों? मुंबई से थाने तक। लिख लो यहाँ पे, मुंबई से थाने तक 1953 में चली थी। मुंबई से थाने तक, मुंबई से थाने तक। एक तो क्वेश्चन ये पूछा आपको एग्जाम में, और दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये पूछा था कि भारतीय जो रेलवे चली थी मुंबई से थाने, वो कितने किलोमीटर चली? किलोमीटर में पूछ लिया आंसर, तो ध्यान रखना 34 किलोमीटर। रट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, घोट कर पी जाओ, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इनमें से। अगर क्वेश्चन पूछा तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं अपनी गारंटी दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 130। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आरपीएफ कांस्टेबल में। मैंने आपको बार बार बोलता हूं, जो भी मैं क्वेश्चन अगर साइंस के लेके आता हूं तो वो मैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही उठाता हूं। रक्त परिसंचरण का आविष्कार किसने किया? कार्यस जॉनसन ने, विलियम हार्वे ने, जोसेफ प्रिस्टल ने, अल्फ्रेड बी नोबेल ने। मेरे सभी वीर बताएंगे। तो जितने भी मेरे वीर विलियम हार्वे टिक करें, उन्होंने किसका आविष्कार किया दोस्तों? तो रक्त परिसंचरण का दोस्तों। अगर कारियास जॉनसन की बात करेंगे तो इन्होंने माइक्रोस्कोप की स्थापना, संस्थापक हैं दोस्तों, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया साथियों। माइक्रोस्कोप की का आविष्कार किसने किया? हु डिस्कवर्ड द माइक्रोस्कोप? तो ध्यान रखना, कारियावास जॉनसन स्कोप, ठीक है। अगर जोसेफ प्रिस्टले की बात करें तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन की खोज करी है, ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। और इसने दोस्तों अल्फ्रेड डी नोबेल ने इन्होंने किसकी खोज करी? तो ध्यान रखना, डायनामाइट की। डायनामाइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आविष्कार वाला टॉपिक था, साइंस से संबंधित, एग्जाम में देखने को मिल सकता क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। अगला मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किसके संविधान से ली है? अमेरिका, आयरिश, ब्रिटेन या कनाडा? अगर आप लोग मेरी क्लास डेली अटेंड करते हो या डेली एक्टिव रहते हो क्लास में, तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिए, वो कंप्लीट किए थे पहली वाली क्लास में। फिर उसके बाद हमने कंप्लेन किए थे दोस्तों। कौन कौन सी कंप्लीट किए थे? अमेरिका के संविधान से कंप्लीट किए, ठीक है। आज हम कंप्लीट करेंगे आयरलैंड के संविधान से, यानी आयरिश के संविधान से। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किसके संविधान से ली गई मेरे मित्रों? आयरलैंड के लो या आयरिश, ठीक है। अगर बात करें साथियों यहां से नीति निर्देशक तत्व, जिसको आप लोग डीपीएसपी कहते हैं साथियों, डीपीएसपी, ये किस भाग में? तो ध्यान रखना, डीपीएसपी है दोस्तों आपके भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में।
मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि डीपीएसपी के अनुच्छेद कहां से लेके कहां तक है। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करना। ये सब आप लोगों के लिए ही तैयारी के लिए किया जा रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं, राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य इन्हीं के संविधान से लिए गए। राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य की प्रक्रिया इन्हीं के संविधान से ली गई। मनोनीत, आपने गुरुजी ये तो बता दिया कि 12 मनोनीत सदस्य की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई, लेकिन इनको मनोनीत कौन करता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति जी करते हैं। ये राष्ट्रपति जी के द्वारा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते साथियों। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेंगे। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बिना समय गवाए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 मेरे सभी वीर बताएंगे, वेरीसेला वैक्सीन का संबंध किस रोग से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रोगों वाला टॉपिक रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। कोई भी रोग हो उसके लिए क्या इलाज होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, उसका क्या टीका रहता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिप्थीरिया, कोरोना, चिकन पॉक्स या इनमें से कोई नहीं? क्या मेरा कोई वीर, कोई मेरा भाई बहन बताएगा कि डिप्थीरिया रोग के लिए कौन सा टीका उपयोग रहता है, कौन सा टीका लगाया जाता है? मैं मेरे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कमेंट जरूर करना। ये सब आप लोगों की तैयारी के लिए ही बता रहा हूं। तो पहले तो हम लोग इसका आंसर टिक करेंगे दोस्तों। वेरीसेला वैक्सीन लगाई जाती है आपको चिकन पॉक्स में दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों डिप्थीरिया रोग की दोस्तों, तो ध्यान रखना इसमें जो टीका लगाया जाता है, तो ध्यान रखना डीटीपी टीका, रट लो, दिमाग में बिठा लो, डीटीपी टीका का संबंध किससे है? डिप्थीरिया रोग से है दोस्तों। और दोस्तों कोरोना में तो आप सभी को पता कोवैक्सीन लगाई गई थी, आप सभी को कोवैक्सीन। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रखने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 133। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जौनपुर शहर किसने बसाया? गुरु रामदास, अजात शत्रु, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। किस नदी पर है दोस्तों? गोमती रिवर पर। बताइए दोस्तों जौनपुर शहर को किसने बसाया? मेरे सभी वीर बताएंगे। पहले तो मैं इसका आंसर टिक करूंगा, गुरुजी इसको बचाया फिरोज शाह तुगलक ने। साथियों ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का राजा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। किसने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया? लगभग अगर देखा जाए इसने 26 साल तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। 26 साल तक शासन दिल्ली सल्तनत पर किया दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं गुरु रामदास, इन्होंने दोस्तों अमृतसर वाला आपको याद आ रहा होगी घटना, जलियांवाला बाग। कमेंट करके बता दें कि जलियांवाला बाग कब हुआ था। मेरे सभी भाई बहन एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में कब हुआ था। ठीक है, तो गुरु रामदास ने अमृतसर बसाया दोस्तों, अमृतसर पंजाब का। ठीक है, अगर हम अजात शत्रु की बात करें, इसने पाटलिपुत्र शहर बसाया, पाटलिपुत्र, और इसको राजधानी भी बताई थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम दोस्तों कुसुमपुरा था पहले। क्या नाम था साथियों इसका प्राचीन नाम? पाटलिपुत्र, इसका प्राचीन नाम कुसुमपुरा हुआ करता था। सिकंदर लोदी को तो बताने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, आगरा शहर बसाया दोस्तों 1504 ईस्वी में, 1504 में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, मेरे कहने पर मेरे सभी वीर एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बनाते रहना। देखो जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि ये एग्जाम में आ सकता है, या मैं जिस पर ज्यादा जोर डालता हूं उसको आप लोग नोट कर लिया करें, ताकि आप डेली रिवीजन के साथ आपका वो होता रहे। जीव विज्ञान के जनक कौन है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। डार्विन, अरस्तु, पुरकिंजे या लेमार्क? मेरे सभी वीर बताएंगे। मैं सभी स्टूडेंट्स का आंसर चाहता हूं, इसका क्या होगा? सभी वीर बताएंगे। जितने भी मेरे वीर यहाँ पे अरस्तु टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। एक और मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? मेरे सभी वीर बताएंगे। गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुगलक डायनेस्टी से संबंधित है ये मोहम्मद बिन तुगलक, और इसका आंसर भी साथियों यही जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी, किसने मोहम्मद बिन तुगलक टिक किया है? जिस भी स्टूडेंट ने मोहम्मद बिन तुगलक टिक किया इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। आप लोग सही रास्ते पे चल रहे हो।
ठीक है दोस्तों, बढ़े आप लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें शायद 26 साल किसका टिक किया था, एक बार देख लेते हैं। फिरोज तुगलक दोस्तों, इसने 26 साल तक नहीं किया था राज शासन। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसने 26 साल तक शासन नहीं किया था। जो 26 साल तक का शासन किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, मैंने उसमें उसका बता दिया, माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 136 लिख लो, रट लो, दिमाग में बिठा लो। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि किसी भी आपको फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो यहां पर क्वेश्चन वही पूछ रहा है, BHIM, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BHIM? मेरे सभी वीर बताएंगे BHIM का पूर्ण रूप क्या है। भारत इनिशिएट फॉर मनी, भारत इंटरमीडिएट फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इमीडिएट फॉर मनी। मेरे सभी वीर बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ही एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है, ये RPF कांस्टेबल से ही। BHIM का फुल फॉर्म क्या है, मेरे सभी वीर बताएंगे। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मित्रों, भारत इंटरफेस फॉर मनी। किन किन स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है? जिन भी मेरे वीरों ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया, बिल्कुल सही लॉक किया है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। क्वेश्चन 137 राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 65 वर्ष, 70 वर्ष, 58 वर्ष या 62 वर्ष? मेरे सभी वीर बताएंगे, एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बताएं। अगर स्टूडेंट्स आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट लगे तो मेरे एक वीर, सभी वीर, मेरे सभी भाई बहन एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर करिए। एटलीस्ट उन बच्चों तक तो पहुंचाइए दोस्तों जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी है और वो चाहते हैं कम समय बचा उनकी अच्छे से तैयारी हो जाए जीके जीएस से रिलेटेड, तो उनको आप लोग हेल्प कर सकते हैं साथियों, उनको ये क्लास शेयर कर सके ताकि वो भी अच्छे से पढ़ें और नोट्स बनाते रहें साथियों। और अगर आप लोग पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हो तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा। तो जितने भी मेरे वीर यहां पर ऑप्शन नंबर बी लॉक करें 70 वर्ष, उनका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रखूंगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखा हुआ है। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन 138 मेरे सभी वीर बताएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ब्रेस्ट स्ट्रोक का संबंध किस खेल से? और ये भी आपके एग्जाम की ही पैदाइश है दोस्तों, कांस्टेबल RPF कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। RPF कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 2019 में। बताएंगे मेरे वीरों, ऊंची कूद, लघु दौड़, शतरंज या तैराकी? मेरे सभी वीर बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। ब्रेस्ट स्ट्रोक का संबंध किस खेल से? तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे तैराकी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। तैराकी जितने भी मेरे वीर यहाँ पे टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आया हूं। ये भी आपके ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कांस्टेबल में RPF के। ये भी आपके RPF के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है ग्लिम्पसेज वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ग्लिम्पसेज का वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, दोस्तों यहाँ पे ऑफ लिख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है साथियों, माफी चाहता हूँ। यहाँ पर आप सभी मेरे वीर ऑफ लिख लो, ठीक है। बताइए ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? S राधाकृष्ण, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? मेरे सभी वीर बताएंगे, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, सभी स्टूडेंट्स का कमेंट आना चाहिए। तो बिल्कुल सभी बच्चे सही ऑप्शन टिक करें, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों किस किस ने जवाहरलाल नेहरू टिक किया है? उद्देश्य प्रस्ताव को लाने वाले कौन है? जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अब इनकी कुछ इंपोर्टेंट पुस्तकें मैं आपको बता देता हूं साथियों। तो सबसे पहले इनकी इंपोर्टेंट पुस्तक में आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लिख लो यहां पे, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड एग्जाम में पूछी जाती है।
सोवियत संघ, इन्हीं की पुस्तक है, सोवियत संघ। सोवियत संघ बहुत बार पूछी गई है। भारत एक खोज, लिख लो, भारत एक खोज, भारत एक खोज, इन्हीं की पुस्तक है, इन्हीं की पुस्तक है साथियों, ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये पुस्तक दोस्तों किसके बारे में है तो मैं आपको बता देता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की एक पुत्री थी इंदिरा गांधी दोस्तों, जो प्रधानमंत्री बनी थी, पहली महिला है ना, इनकी पुत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, अपनी पुत्री को वर्ल्ड और उसके इतिहास के बारे में अवगत कराने के लिए यह पुस्तक उन्होंने लॉन्च करी थी। 1934 में लिखी थी, लिख दो ये पुस्तक, उन्होंने 34 में लिखी थी, 1934 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को वर्ल्ड और उसके इतिहास के बारे में अवगत कराने के लिए यह पुस्तक उन्होंने 1934 में लिखी थी। साथियों ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हम बात करें मित्रों क्वेश्चन नंबर 140 की, जो हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है। आप लोगों को कमेंट करना है और ये अंतिम प्रश्न को आप एक काम करें, घोट कर पी जाइए। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है साथियों, फेवरेट क्वेश्चन है। न जाने रेलवे ने ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, आरपीएफ कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, रट लो, स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का। कोशिका के केंद्र की खोज यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने करी है? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है ना, ये चीज मान लो सेल है, इसके अंदर ये जो छोटा सा न्यूक्लियस है ना, इसकी खोज किसने करी है बताइए? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, या इनमें से कोई नहीं? मेरे वीरों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी वीर कमेंट करेंगे। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की है? कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की है? तो ध्यान रखना, पहले तो मैं इसका आंसर टिक करके बताऊंगा, रॉबर्ट ब्राउन। क्या टिक करोगे वीरों? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज करी है। ध्यान रखना कब करी है, तो ध्यान रखना 1831 ईस्वी में, 1831 में दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने करी है? आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है, आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल में 1831। अगर बात करें दोस्तों रॉबर्ट हुक की, रॉबर्ट हुक की बात करें साथियों, ध्यान रखना इन्होंने करी है दोस्तों डेड सेल की खोज, डेड सेल, जिसको आप लोग मृत कोशिका कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? मृत कोशिका, मृत कोशिका, मृत कोशिका की खोज किसने करी है? कोशिका। तो आप ध्यान रखना मेरे वीरों, इनकी खोज करी है रॉबर्ट हुक ने दोस्तों, डेड सेल की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें साथियों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो ध्यान रखना इन्होंने खोज करी है पेनिसिलिन की। किसकी? पेनिसिलिन की, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज करी है। एग्जाम में पूछा जाता, कब करी है दोस्तों? ध्यान रखना 1928 में, 1928 में, ठीक है, फ्रांस के लंदन शहर में, ब्रिटेन के लंदन में, ठीक है, सेंट लॉरेंस हॉस्पिटल में दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, या तो आपको मृत कोशिका की खोज किसने करी ऐसे पूछ लेगा, या तो पेनिसिलिन की खोज किसने करी ऐसे पूछ लेगा, या तो आपको केंद्र की खोज किसने करी ऐसे पूछ लेगा। चाहे इधर से पूछे, चाहे उधर से पूछे, चाहे इधर से पूछे, हमें दिख जाए तो फोड़ना है क्वेश्चन को, हमें कहीं से भी पूछ ले, हमें क्वेश्चन को फोड़ना है। फोड़ने लायक मैंने आपको बना दिया साथियों, अब आप लोग पक्के हो चुके हो फोड़ने के लिए। ठीक है साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं सभी वीरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने कितने क्वेश्चन किए कमेंट जरूर करना। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि आपने कितने क्वेश्चन किए कमेंट जरूर करना। यहां से आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी किस लेवल की तैयारी चल रही है। साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे सभी वीर एक बार क्लास को, मेरे सभी भाई बहन क्लास को लाइक कर देंगे और अपने मित्रों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करके जाएंगे। आप सभी उन स्टूडेंट की जरूर हेल्प करिए जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी और वो चाहते कम समय में उनका सिलेक्शन हो, तो ये क्लास उन तक जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, ठीक है। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो या क्लास को पहली बार देख रहे हो तो एक बार इस चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। आरपीएफ की 65 क्लासेस कंप्लीट कराई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का। आरपीएफ के 45 मॉडल कवर कराए हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का, आप लोग देख सकते हैं। इन दोनों ही क्लासेस के अंदर दोस्तों आपको लगभग 2400 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इंपोर्टेंट, और इन 2400 क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाइए, हर एक पीडीएफ को देखिए, पढ़िए और नोट्स बनाइए। क्लास
का टाइम दोस्तों 8 PM रहेगा। कल हम डेली इसी टाइम पर एक और आपके साथ नए संभावित पेपर के साथ हाजिर रहेंगे। आज हमारा संभावित पेपर 6ठा कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसी टॉपिक पे एक और नई वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।